हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आइडियोग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो बायोलॉजी क्लास 12। सबसे पहले मैं बात करूँ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की, तो देखो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। ओके, तो अगर चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो नीट में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन पक्के हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको दो क्वेश्चन या मिनिमम एक क्वेश्चन तो देखने को ही मिले। ठीक है, बात करूं थ्योरेटिकल की, तो यहाँ से एक बिग क्वेश्चन आता है और एक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो अपन दोनों को कवर करेंगे, थ्योरी पार्ट भी अच्छे से करेंगे और मैं आपको बीच में बताता जाऊंगा कि कहाँ से एमसीक्यू पुटअप हो। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट भी अच्छे से करेंगे, एमसीक्यू पुटअप वाला पार्ट भी अच्छे से करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और ये है वन शॉट वीडियो जिसमें पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें। तो बिल्कुल बोर नहीं होना और बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर। बोर होने वाली बात होगी भी नहीं। ठीक है, तो माइक्रोब्स के बारे में बात करें तो माइक्रोब्स के बारे में आप क्या जानते हो? माइक्रोब्स हमारे दिमाग में आते ही, ये जो वर्ड सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ छोटे छोटे, इस तरह से। ये है माइक्रोब, छोटे छोटे जो हमें दिखते भी नहीं है, ये माइक्रोब्स है। The major component of biological system on the earth, they are present everywhere. ये सब तरफ प्रेजेंट होते हैं, हालांकि हमें दिखते नहीं है। चाहे आप सोइल देखो, पानी देखो, एयर देखो, हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट देखो, हमारी बॉडी पे देखो, हमारे एक बाल में भी देखो, हर जगह, पूरी स्किन पे देखो, हर जगह माइक्रोब्स। The major component of all biological system on the earth is microbes. Okay, they are present everywhere. That is soil, water, air, inside our body. हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पे खाना वगैरह एब्जॉर्ब होता है, तो वहां पर भी कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हमारे हेल्थ के लिए होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। एंड थोस ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट, सब जगह होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड डीप इनसाइड द थर्मल वेंट्स। ओके, deep in soil, under the layer of snow and highly acidic। चाहे स्नो की मतलब बर्फ पड़ रही हो, चाहे समुद्र का अंदर हो, चाहे बहुत ही एसिडिक कंडीशन हो, कोई सी भी जगह हो, हर जगह मिलेंगे माइक्रोब। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हाईली एसिडिक कंडीशन में कैसे माइक्रोब जिंदा रहेंगे? कुछ माइक्रोब्स रह सकते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान सब में एडेप्टेशन आई थी, तो कुछ माइक्रोब्स वहां भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स स्नो में भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स सॉइल में भी जिंदा रह सकते हैं। तो माइक्रोब्स आर एवरीवेयर। ठीक है, कहते हैं ना भगवान चारों तरफ है, वैसे ही माइक्रोब्स भी चारों तरफ है। ओके, नाउ माइक्रोब्स आर सो माइन्यूट, सो माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटे, सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है, दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। मैंने आपको जैसे कि बताया कि माइक्रोब जो होते हैं सो माइन्यूट होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। माइन्यूट वर्ड यूज करेंगे हम, माइन्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें नेकेड आई से भी नहीं दिखते, हमारी खुली आंखों से भी हमें वो नहीं, वो बहुत ही माइन्यूट। वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरोइड, प्रायोन। अब देखो माइक्रोब्स जो है इसकी कैटेगरी में क्या क्या आएंगे। जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे साल्मोनेला टाइफी। जो भी वायरस है, जैसे कोरोना वायरस। जो भी फंगस है, ट्राइकोडर्मा फाइटोन। जो भी वायरोइड है, प्रायोन से, प्रोटोजुआ है, एंटामीबा स्टोलाइटिका। तो ऐसे डिफरेंट टाइप, जो भी प्रोटोजुआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, वायरोइड है, प्रायोन, ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में। तो माइक्रोब्स आते हैं, आपको क्या लिखना है? दे आर वास्ट, मोस्ट अबंडेंट इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, soil, water, air, inside our body, plant, animal. They are also found in deep snow, deep hydrothermal vent, under the layer of snow, highly acidic environment. They are very minute, which cannot be seen by naked eye. ठीक है, with the help of microscope, which we can see the microbes. Various type of microorganisms are present, such as bacteria, fungus, वायरस, वायरोइड, वायरोन, प्रायोन, प्रोटोजोआ। ओके, तो वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब सेकंड स्लाइड में बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोब। तो देखो, माइक्रोब्स आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, साइंस है, एल्गी है। ये सब क्या है? ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं, सब कुछ। ठीक है, many microbes are beneficial to human,
इन नंबर ऑफ वे। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ माइक्रोब जो है बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ओके, तो इस लाइन से मेरा क्या मतलब है कि मेनी माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन इन नंबर ऑफ वेज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि माइक्रोब जो है ह्यूमन कैसे यूजफुल है, क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया जो है हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, तरह तरह की फंगल इन्फेक्शन हमें होती है, तरह तरह के वायरस हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हो सर कि कुछ माइक्रोब्स जो है हमारे लिए अच्छे होते हैं, उनका एग्जाम्पल देके बताओ, ठीक है। क्योंकि बुरे के एग्जाम्पल तो हमें सबको पता है, कोरोना वायरस, टाइफाइड का बैक्टीरिया, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, दांत दबे होना, तो ये सब तो माइक्रोब्स ही करते हैं ना। तो फिर आप एक बात बताओ कि आप कैसे कह रहे हो कि माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन, कोई एग्जाम्पल बताओ। तो देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ओके। अब मेरे को मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मॉम ने मेरे को बोला कि जा बेटा, ये जो मिल्क है वो ले और गर्म कर और फ्रिज में रख दे। क्या बोला कि ये मिल्क दे रही हूँ, MIL के मिल्क, इसको गर्म करके फ्रिज में रख दे। ओके, तो मैं लग रहा अपने फ़ोन में, और फ़ोन के आगे मुझे कुछ दिखता नहीं है, मेरा सारा ध्यान मेरा फ़ोन में, ठीक है। अब ना मैंने इस दूध को गर्म किया, ना मैंने इसको वार्म किया, और ना ही मैंने इसको फ्रिज में रखा। ओके, ना ही मैंने इसको गर्म किया दूध को, ना ही मैंने इसको फ्रिज में रखा। अभी दूध मैंने खुला छोड़ दिया, वो भी इन्वायरमेंट में, ठीक है। मैंने क्या करा, इस दूध को, इस मिल्क को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया खुला। वेट फॉर इट। मिल्क को क्या करा मैंने, इन्वायरमेंट में खुला छोड़ा। अब इन्वायरमेंट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो वहीं पर एक बैक्टीरिया था, वहीं पर एक माइक्रोब था, लैक्टोबैसिलस। कौन सा था, लैक्टोबैसिलस। ओके, इसने क्या करा, इसने मिल्क पे अटैक किया, और जैसे ही लैक्टोबैसिलस ने मिल्क पर अटैक किया, ये मिल्क देखते ही देखते थोड़े टाइम बाद, ठीक है, कुछ घंटों बाद दही में कन्वर्ट हो गया, कर्ड बन गया। क्या बन गया ये, कर्ड बन गया, दही बन गई, दही बन गया। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था दूध गर्म करके फ्रिज में रख दे, पर मैंने ना तो दूध गर्म किया, ना मैंने फ्रिज में रखा। अब वो दूध का दही हो गया। अब वो दूध का दही करा किसने, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन है, माइक्रोब। तो देखो, जो मिल्क दही में कन्वर्ट हुआ ना, वो करा किसने, माइक्रोब ने। माइक्रोब का नाम लैक्टोबैसिलस। ओके, अब यहाँ पे इस कन्वर्जन से हमें क्या फायदा है, दही है। दही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। दही में विटामिन B12 होता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है, विटामिन B12 हमारी बॉडी। ओके, तो दही बना, और दही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस माइक्रोब ने ऐसा कुछ करा वहां पर। देखो क्या करता है वो, कैसिन प्रोटीन के साथ छेड़छाड़ करता है। देखो मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट होता क्या है दूध से दही बनते टाइम। एक प्रोटीन होता है कैसिन प्रोटीन, ओके। ये कैसिन प्रोटीन जो है इरेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इरेगुलर फॉर्म। कौन, लैक्टोबैसिलस। तो दूध में कैसिन प्रोटीन है, उसको इरेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम दही। तो दूध से दही बनाना लैक्टोबैसिलस का काम, माइक्रोब का काम है। और ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। हमारे लिए क्या है ये, बेनिफिशियल। नाउ सम माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक टू। कुछ माइक्रोब्स पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारी करने वाले, डिजीज कोजिंग। क्या बोलोगे आप, डिजीज कोजिंग, बीमारी करने वाले, डिजीज कोजिंग। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया डिजीज कोजिंग भी होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नहीं देखा, देख सकता है, ठीक, तो पढ़ाया हुआ है मैंने। और ये होता है टाइफाइड का। और जैसे अगर मैं बोलूँ फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन इन द सेंस दांत धब्बे हो गए, तो दांत धब्बों के लिए होता है ट्राइकोडर्मा फाइटोन। ओके, और भी कई तरह की बीमारी होती है, निमोनिया हो गया, निमोनिया के लिए होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये सब रेस्पॉन्सिबल है, और ये सब क्या है, माइक्रोब से, ठीक है। तो माइक्रोब जो है पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब बीमारियां भी फैलाते हैं। और कुछ माइक्रोब जो है हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। माइक्रोब्स आर कल्चर्ड इन लेबोरेटरीज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम देम। हम इन माइक्रोब्स को क्या करते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, लार्ज स्केल पे, ठीक है। लार्ज स्केल मतलब लंबे पैमाने पे हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं, हम इन माइक्रोब्स है, इन माइक्रोब्स को हम लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं। यहाँ पे हमने इसे ग्रो करवाया, खिलाया पिलाया अच्छा माइक्रोब्स को, और उनके नंबर बढ़ाए।
ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जो माइक्रोब्स का फेवरेबल होता है ना, कि तुम्हारे सामने मैं पनीर की सब्जी रख दूं या गुलाब जामुन रख दूं, तो जिसका जो फेवरेट है वो खाना शुरू कर देगा और अपना नंबर बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा इन द सेंस पेट भरेगा। तो इधर बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो भी अपने को बैक्टीरिया ग्रो करवाने होते हैं उसके लिए अपन बैक्टीरिया का फेवरेट इन्वायरमेंट है। ठीक है, कि जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो तुम्हें अगर सोना है तो तुम्हें क्या चाहिए, तो शांति, एक हल्का हल्का म्यूजिक, डीम लाइट, एक मस्त पिलो, ठीक है, लेक्चर में मस्त हो जाना। ठीक, तो ये सब तुम्हें रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन जो भी उसको चाहिए हम पूरा देते हैं लेबोरेटरी में, और उसके नंबर बढ़ाते हैं, और फिर उन्हीं माइक्रोब से हम फायदा लेते हैं, दैट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम मतलब ही इंसान बहुत मतलब ही प्रजाति, ठीक है, माइक्रोब्स को बढ़ा भी रहे हैं, उसके बाद उनसे फायदा भी ले रहे हैं। कुछ माइक्रोब्स हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ क्या बहुत सारे पहुंचाते हैं, ज्यादातर जो है पहुंचाते ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फायदा भी करते हैं। चलो, तो ये माइक्रोब्स के बारे में बात हुई। आई लुक ऑन फ्यू माइक्रोब। अब कुछ माइक्रोब्स के बारे में मैंने बता रखा है यहाँ पर। ये जो डायग्राम है आपको सब प्लांट डाइवर्सिटी में देखने को मिले होंगे क्लास 11। ये है ए नंबर का वायरस आपका। ठीक है, इससे मिलो, ये है वायरस। इसमें एक हेड है, कॉलर है, पूंछ है, प्लेट लगी हुई। ओके, तो यहाँ पे हेड है, कॉलर है, पूंछ है और प्लेट लगी हुई। ठीक, ये जो बी है आपका, ये है एडिनो वायरस। बी को हम क्या बोलेंगे, एडिनो वायरस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बच्चे को लगता है कि ये तुमने पढ़ा ही। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बच्चा डायग्राम नहीं देखता, और डायग्राम देखता है तो सिर्फ नाम नाम देख लेता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनो वायरस विच कोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो विच वायरस कोज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपको आएंगे चार ऑप्शन, आपको लिखना है एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन करता है, एडिनो वायरस। नाउ रोड शेप टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, यहाँ पर जो सी है आपका, ये रोड शेप है। ओके, रोड शेप वायरस है टोबैको, टीएमवी, टोबैको वायरस। ओके, मैग्नीफाइड अबाउट 1 लाख टू 1,50,000, हाँ मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है, एडिनो वायरस को याद रखना है, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। और जो ए वाला है, ये है आपका बैक्टीरियोफेज। ये किस तरह का वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो ए वाला है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया को ही नुकसान पहुंचा दे, वो होता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो अब मैंने बताया आपको एडिनो वायरस जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, मैंने बताया आपको टोबैकोमोसिक वायरस, बताया आपको वायरस जो कि, इधर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ए जो है रोड शेप है। ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया है, सॉरी, रोड शेप बैक्टीरिया। और बी जो है स्पेरिकल शेप है, आपको दिखिए दे स्पेरिकल है। और सी जो है एरोड शेप बैक्टीरियम विथ फ्लैजिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैजिला। ठीक है, तो ये तो रोड शेप हो गया, ये स्पेरिकल हो गया, और ये रोड शेप हो गया, इससे फ्लैजिला निकले हुए। ठीक, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट फर्दर स्लाइड। तो यहाँ पे आप देखो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग पेट्री डिश, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाया है और इधर फंजाई को ग्रो। अब आपको मैंने बताया था जैसे मेरे पास कुछ बैक्टीरिया है, ए बी, तीन तरह के बैक्टीरिया है। अब इन बैक्टीरिया को मेरे को ग्रो कराना है, तो मेरे को यहाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अच्छा खासा। न्यूट्रिशन दूंगा तभी तो बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे अपना नंबर बढ़ाएंगे। और फिर मैं कहाँ पे देखूंगा, मैं एक प्लेट पे पोर करूंगा जिसको हम बोलेंगे पेट्री डिश। ये पेट्री डिश है, और यहाँ पर जो है मैं देख सकता हूँ कि यहाँ बैक्टीरिया अपना नंबर बना रहे हैं न्यूट्रिशन, ताकि आपको यहाँ पे दिखा रहेगा डायग्राम है। ठीक है, नाउ सेकंड डायग्राम में आपको क्या दिखा रखा है, ये वापस पेट्री डिश ली। अब यहाँ पे फंगल कॉलोनी, फंगस की कॉलोनी, फंगल कॉलोनी। ठीक है, ये फंगल कॉलोनी। तो एक तरफ है पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ। ठीक है, नाउ वी मूव नेक्स्ट स्लाइड। फ्यू टर्म्स यहाँ पे दे रखी है, बीओडी, बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे पर ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट। तो बीओडी की बात करूं तो बीओडी क्या बोलोगे आप, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलोगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। या फिर क्या बोलोगे, बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलोगे, बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी का मतलब क्या होता है, या तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड
या बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड। अब नाम से पता लग रहा है दूसरी फुल फॉर्म से बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कितनी, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये बहता हुआ पानी है, इसमें अभी कोई भी वेस्ट नहीं, यहाँ पे वेस्ट नहीं है। वेस्ट मतलब अपन जो घर का कूड़ा कूड़ा कचरा है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहता हुआ पानी है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया का बीओडी कितना होगा ये पूछे आपसे, ठीक है। ध्यान से सुनना, कैसा समझाना है, ध्यान से समझ। और एक तरफ ऐसा पानी है यहाँ पर जिसमें बहुत तरह का कूड़ा कचरा ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। तो एक तरफ है जहाँ पे पानी बहता हुआ है, कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, और एक तरफ है कि वेस्ट मटेरियल। अब इन वेस्ट मटेरियल वाले पानी में भी बैक्टीरिया है, और ऊपर आपने देखा था ऊपर भी बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बीओडी और यहाँ की बीओडी में क्या फर्क हो, दो कंडीशन है। एक तो पानी बह रहा है, कोई कचरा नहीं है, वहां पे बैक्टीरिया। दूसरी कंडीशन, पानी बह रहा है, ठीक है, हमें मतलब नहीं है, पर वहां पे क्या है, वेस्ट है, और वेस्ट में क्या है, बैक्टीरिया भी है। तो आपसे ये पूछा है कि किधर की बीओडी ज्यादा होगी। तो बीओडी क्या होती है, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड। बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ेगी, जब उसे कुछ काम करना होगा। बैक्टीरिया कब काम करेगा, जब उसके पास वेस्ट प्रोडक्ट होगा, फालतू का प्रोडक्ट होगा, तो उसको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा। फालतू का प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ पे वेस्ट है। तो बैक्टीरिया जो यहाँ पर है, वेस्ट में जो प्रेजेंट है, वो इस वेस्ट को खत्म करने की कोशिश करे। और अगर वो खत्म करने की कोशिश करेंगे तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कहाँ पे बढ़ेगी, जहां पर वेस्ट होगा, पानी में फालतू का कचरा वचरा होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि गंगा नदी में मत डालो। अब तो डाल देते हो, फूल पानी तालाब पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं आजकल गंगा नदी, वो उसका बीओडी बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे सर बढ़ना तो बीओडी क्या दिक्कत है, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड ही तो बढ़ रही है। अब एक बात बताओ, ठीक है, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, पक्की बात है। अब बैक्टीरिया सारी ऑक्सीजन ले लेंगे तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हो जाएगी। फिर पानी की मछलियां ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगी, मछलियां मरने लग जाएगी। और अगर मछलियां मरने लग गई तो मछलियों को खाने वाले पानी में जो है वो मरने लग जाएंगे। वो मर गई तो उस पर भी फीड करती शार्क, शार्क कम होने लग जाएगी। पूरी इकोसिस्टम की साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बीओडी नहीं बढ़ाने देना है। और बीओडी बढ़ता कहाँ पे, जहाँ पे वेस्ट हो, और वेस्ट हमें पानी में नहीं डालना। अब कोई अगर पानी में कचरा कूड़ा फेंके तो उसको बोलना कि भाई पानी है, कचरा कूड़ा फेंकोगे, बीओडी बढ़ेगी, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। और अगर बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा पानी में, और अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो बाकी की जो एक्वेटिक एनिमल है वो मरना स्टार्ट होंगे, वो मरेंगे, फूड चेन डिस्टर्ब होगी, फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो फूड वेब डिस्टर्ब होगी, और काफी ज्यादा नुकसान। मतलब इनडायरेक्टली बीओडी को मेंटेन करके रखना है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रेन वाटर जो पानी गिरता है ऊपर से, उसका बीओडी कितना हो, 0, ठीक है। चलो, बीओडी क्लियर हो गई होगी आपको, आई होप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट, बायो कंट्रोल, द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज, ठीक है। बायो कंट्रोल क्या है, हम कुछ ऐसे मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें हम प्लांट डिजीज को और जो डिजीज है इनको सब कंट्रोल करते हैं। हमसे पता लग रहा बायो कंट्रोल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर। What is biofertilizer? The organism that enrich the nutrient quality of the soil, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा दे सोइल की, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, बायो फर्टिलाइजर। नाउ नेक्स्ट इज बायोगैस, और इस पे आपको पैराग्राफ आता है। द मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली CH4 एंड CO2, यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होगी, मीथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो फ्यूल, एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं बायोगैस। बायोगैस में मीथेन और CO2 आएगी। नाउ नेक्स्ट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, हाँ ठीक है, ये वैसे आप ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज क्लोथ डस्टर, द माइक्रोबियल प्रोडक्ट फॉर रिमूविंग क्लोथ फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इंफेक्शन।
देखो माइक्रोब्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्लोथ को फोड़ भी सकते हैं, फाड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। क्लोथ ब्लस्टर, क्लोथ ब्लस्टर आप सभी को पता है, जैसे मान लो ये हार्ट है और यहाँ पे कोई ब्लड वेसल है जिसमें क्लोट आने की वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं हो रहा सही से। ठीक है, और ब्लड आगे सही से फ्लो नहीं आ रहा क्योंकि इसमें क्लोट आ गया। अब इस क्लोट को हटाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्लोट बस्टर, मतलब तोड़ने वाला, क्लोट को तोड़ने वाला क्लोट बस्टर। जब क्लोट बस्टर यूज होगा तो क्लोट अपने आप फटेगा। क्लोट अपने आप फटेगा और क्लोट फटा तो ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड जो है हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? The process of anaerobic respiration in which the complex molecule incompletely break into simple one। यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो बड़े बड़े भारी भारी मॉलिक्यूल, उनको हम सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। ओके, तो फर्मेंटेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन विद द हेल्प ऑफ microbes। Okay, and this process is known as fermentation, and in the absence of oxygen, ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ध्यान रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम सिंपल कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ फ्यू टर्म्स थी। नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। फर्मेंटर्स, द कंटेनर मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CH4CO and S2, दे ग्रो ऑन। फर्मेंटर्स बड़े बड़े होते हैं, लेबोरेटरीज में बड़े बड़े होते हैं जहाँ पर हम ग्रो करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। ऐसे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन। They grow on cellulosic material. Okay. Now next is mycorrhiza, a symbiotic relationship of fungal and higher root of tree. Okay. तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। एल्गी, एल्गी क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। वो क्या होता है? लाइकेन। ओके, तो व्हाट इज लाइकेन? इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एंड व्हाट इज mycorrhiza? A symbiotic relationship between fungal and higher plant. ओके, तो ये ध्यान रखना, अगर फंगल और हायर प्लांट का पूछे तो माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट। एचपी का मतलब हायर प्लांट और लाइकेन का मतलब एल्गी फंजाई। ठीक है, नाउ पेस्ट, ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप और इट्स प्रोडक्ट इन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉप को, फसलों को या उसके प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाए उसे हम क्या कहेंगे? पेस्ट कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सीवेज, द वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड माइक्रोब्स। आ देंगे। Microbes are present in everywhere, जैसे आपको बताया। एग्जाम्पल, सर्वाइवेंट ऑफ गीजर, वहाँ पे भी माइक्रोब्स होते हैं। डीप इन सोइल, वहाँ पर भी। अंडर स्नो, वहाँ पर भी। कई तरह के होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरोइड। ठीक है, आयंस क्या होते हैं? प्रोटीनियस इन्फेक्शन। यूजफुल भी होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, हार्मफुल भी होते हैं कुछ, बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड की बात करूँ, इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एवरीडे, लैक्टोबैसिलस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दूध से दही बनाना। तो देखो, दूध से दही बना, लैक्टोबैसिलस की। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, कर्ड बनाते हैं मिल्क से। अब अगर जो दही बना, तो दही बना उसमें विटामिन B12 ज्यादा होता है। टेक डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अवर स्टमक। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ डव फॉर डोसा इडली। देखो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है डोसा इडली में काम आती है। मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट काम आता है, जैसे सर्विसेज। टोडी मेड, इसके लिए सेफ ऑफ फार्म काम आता है। चीज मेकिंग, स्वीट चीज जो बनाती है वो बनाती है प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मा। ठीक है, ये शर्माती है तुमसे। ओके, और एक और होता है रॉकफोर्ड चीज बाय फंजाई। रॉकफोर्ड क्या है? चीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रेड। ब्रेड क्या है? सेक्रोमाइसिस सर्विसेज, ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इडली एंड डोसा, ईस्ट एडेड टू द बेटर्स, बेकर्स, fermentation of bakers releases of CO2 and thus better rises. Now next is toddy, produced by fermentation of palm sap, सोया सॉस, चीज। ठीक है, ये सब आप देख लेना काम करने। अब ये है मैं इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो देखो इस स्लाइड में आपको बता रखा है कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फर्मेंटर, फॉर द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब फर्मेंटर आर यूज्ड।
अगर हमें माइक्रोब्स की लार्ज स्केल पे ग्रोथ चाहिए, जैसे कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो उन माइक्रोब्स की अगर हमें लार्ज स्केल पे ग्रोथ कि हाँ मुझे तो ये माइक्रोब्स जो हैं बहुत सारे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फर्मेंटेंट का यूज। ओके, तो फॉर लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ माइक्रो, फर्मेंटर आर यूज। Microbes are grown on large scale to obtain product like antibiotic, enzyme, alcoholic beverages। या तो मुझे अल्कोहल बनाना हो, ओके, या मुझे कोई एंटीबायोटिक बनानी हो, ओके, या मुझे कोई एंजाइम का सिंथेसिस करना हो। तो इन सब में बैक्टीरिया या माइक्रोब्स बोलते आप मुझे काफी हेल्प करते हैं। तो मैं उन्हें उनका नंबर बढ़वाऊंगा, और मैं नंबर बढ़वाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटर। तो ये आपके सामने यहाँ पे मैंने दे रखा है फर्मेंटर। अब मैं कैसे यहाँ पर नंबर बढ़ाऊंगा, कैसे यहाँ पे यूज करते फर्मेंटर का, वो आपको बता रहा है। ओके, तो ये फर्मेंटर का डायग्राम है। सबसे पहले आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है। यहाँ से आपको एयर आउट करते हुए दिखाना है, और यहाँ से आपको कूल वाटर इनलेट करते हुए। जैसे आप यहाँ से कूल वाटर इनलेट करोगे, यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्डर है जो कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। एयर सप्लाई करनी है, और जैसे ही आप एयर यहाँ से सप्लाई करोगे, अंदर दोगे, यहाँ पर एक एयर फिल्टर लगा रहेगा जो कि उस एयर को फिल्टर करके पास करेगा अंदर, ठीक है। और जैसे ही एयर पास होगी, यहाँ पर जो ये है, ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे पैडल, पैडल व्हील बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कूलिंग जैकेट भी लगा है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ पे हम कूलिंग जैकेट लगा के रखते हैं। और इस कूलिंग जैकेट का जो पानी है, यहाँ से आउटलेट है, यहाँ से इनलेट था इस कूलिंग जैकेट का पानी, तो यहाँ से आउटलेट। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है, एक तो कूलिंग वाटर इनलेट डाल रखा है जिससे कूल रहे मामला, एक आउटलेट है उसी का। टेम्परेचर रिकॉर्डर लगा रखा है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रखे हो, सब चीज मेंटेन रखनी है हमें। एक पैडल व्हील लगा रखा है जिससे मिक्सिंग अच्छी हो, ठीक है। और वो चलाएगा कौन, एयर सप्लाई, और एयर सप्लाई के लिए भी एयर फिल्टर लगा रखा है ताकि जो एयर सप्लाई आ रही है वो फिल्टर हो। अब देखो बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, मैंने बोला ना अल्कोहल बेवरेजेस, तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है। तो ये सब बनाता कौन है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। तो हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, बेकर्स ईस्ट, ठीक। Now, malted cereals and fruit juices used to produce ethanol. Wine and beer produced without distillation. Whiskey, brandy and rum produced after distillation. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको नीट में कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम बता देता हूँ क्या क्या आपको पूछा। आपको पूछा जाएगा सबसे पहले कि हम किसकी मदद से माइक्रोब्स का नंबर बढ़ाते हैं, वो भी लार्ज स्केल पे। आंसर जाएगा फर्मेंटर। फिर पूछा जाएगा हम फर्मेंटर का यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें माइक्रोब्स के नंबर बढ़ाने हैं लार्ज स्केल पे। क्यों, क्योंकि हमें बनानी है एंटीबायोटिक, एंजाइम, अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में कौन सी फंजाई हेल्प करती है, आंसर जाएगा सैक्रोमाइसिस। 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको पूछेगा कि विस्की और ब्रांडी क्या ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस हुए हैं या डिस्टिलेशन के बाद हुए हैं। तो ध्यान रखना, वाइन और बियर ये दोनों तो बिना डिस्टिलेशन के हुए हैं, और विस्की, ब्रांडी ये दोनों आफ्टर डिस्टिलेशन। तो वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की एंड ब्रांडी, नाम ही देखो कितने बड़े बड़े, विस्की, ब्रांडी, विस्की एंड ब्रांडी आफ्टर डिस्टिलेशन, wine and beer without distillation. Okay. Now, in the next slide, एंटीबायोटिक्स के बारे में बता रखा है। तो आप सभी जानते हैं एंटी का मतलब अपोजिट, बायोटिक का मतलब लाइफ। तो लाइफ के अपोजिट मतलब इसकी किसकी लाइफ के अपोजिट, बैक्टीरिया की लाइफ के अपोजिट, ठीक। जैसे अगर मैं सबसे पहली एंटीबायोटिक की बात करूं तो सभी जानते हैं शायद, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किससे मदद से बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, तो पेनिसिलियम नोटेटम से हमने आइसोलेट किया था पेनिसिलिन, ओके, और ये किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। While working with Streptococcus, Ernest Chen and Howard Florey award Nobel Prize in 1940। तो देखो इन्होंने इनके साथ काम किया था पर इनका नाम कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। 1945 की बात है। पेनिसिलिन एक बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक,
तो 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दो साइंटिस्ट के साथ और मिलकर पेनिसिलिन के बारे में बताया था, और पेनिसिलिन उन्होंने एंटीबायोटिक बताई थी कि पेनिसिलिन वो द फर्स्ट एंटीबायोटिक हमने बनाई है पेनिसिलिन को, और किसमें से, किसकी मदद से, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो देखो पेनिसिलिन का काम क्या था, ये कई तरह की डिजीज सही कर देती थी, जैसे प्लेग टाइम का सबसे खतरनाक, वुफिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी। तो इन सब डिजीज में काम आती थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन ईयर 1945 with the help of Penicillium notatum, and he also get a Nobel Prize. Penicillin is an effective antibiotic. It is used to treat plaque, whooping cough, diphtheria, and leprosy. Chemicals, enzyme and bioactive molecule. यहाँ पे एंजाइम से कुछ और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसके यूजर्स क्या क्या है? एस्परगिलस नाइगर जो है, देखो यहाँ पर बता रखा है कि एस्परगिलस नाइगर जो है, एस्परगिलस नाइगर वापस वही बात है कोई। अब देखो ये पूछा जाता है, बताता हूँ आपको क्या, ये आपको पूछा जाएगा मैच द कॉलम में। बता देता हूँ नीट की क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फर्स्ट एंटीबायोटिक, आंसर क्या जाएगा? पेनिसिलिन, पहला आंसर, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा पेनिसिलिन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, पेनिसिलिन किसने प्रिपेयर करी? आंसर जाएगा अलेक्जेंडर, आपका सेकंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई पेनिसिलिन को कौन से ईयर में बनाया गया था? द ईयर ऑफ 19। ठीक है, ये थर्ड आंसर ईयर पूछेगा पेनिसिलिन। फोर्थ आपको पूछेगा पेनिसिलिन बनाने के लिए, पेनिसिलिन की प्रिपरेशन करने के लिए हमें किसकी मदद ली थी? पेनिसिलियम नोटेटम। ये चौथा क्वेश्चन। चार क्वेश्चन लाइन से बने। अब आपको एक और क्वेश्चन आता है मिसद कॉलम का, वो ध्यान से सुनना। आपको आएगा मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या आएगा? एक तरफ आएगा एस्परगिलस नाइगर, फिर आएगा एसिडोबैक्टर एसिटाई, फिर आएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्रूटाइरिकम, फिर आएगा लैक्टोबैसिलस एलबी। तो पहला आएगा एवी, एस्परगिलस ए एन सॉरी एस्परगिलस नाइगर, फिर आएगा एसिडोबैक्टर एसिटाई, फिर आएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्रूटाइरिकम, और इधर की तरफ आपको आएंगे मैच करने के लिए। एस्परगिलस नाइगर का काम है सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करना, एसिडोबैक्टर एसिटाई का काम है एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन करना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम का काम है ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करना। देखो नाम से पता लग रहा, ब्यूटाइलिकम मतलब ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, एसिटाई मतलब एसिडिक एसिड। बस इसमें याद रखना नाइगर का मतलब होता है सिट्रिक एसिड, ऐसे याद रखना कि एस्परगिलस नाइगर इज यूज्ड फॉर सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाई इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटारिक एसिड, एंड लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। नाम हो याद, ठीक है, नाम से याद हो रहा लैक्टोलैक्टिक लैक्टिक। तो बस एक ही याद करना है एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, क्योंकि वो मिलता जुलता नहीं है, बाकी सब मिलते जुलते हैं। एसिडोबैक्टर एसिडाई एसिटिक एसिड, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, बाकी सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन तो बन गए, चार ये अलग से बन गए, और अगर मेरे तो कलम आ गया तो एक, तो इस तरह से आपको बता। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दे रखा है पैक्टिनेस का काम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का काम क्या है, साइक्लोस्पोरिन है, और स्टेरिन का काम क्या है। ये भी आपको चार क्वेश्चन अलग से भी बन सकते हैं, और चारों को मिला के एक ही क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसको हम कहेंगे मैच द कॉलम, एमटीसी, मैच द कॉलम। तो ध्यान रखना, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से कि जो लाइपेज है वो डिटर्जेंट की तरह काम आता है, यूज टू रिमूव ऑयल स्ट्रेन फ्रॉम लॉन्ड्री। जो ऑयल स्ट्रेन होते हैं, जो तेल के धब्बे होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए लाइपेजेस काम आता है। ओके, ये एक एंजाइम है लाइपेजेस, जो कि ऑयल के स्ट्रेन को रिमूव करे। नाउ नेक्स्ट इज पैक्टिनेस। व्हाट इज पैक्टिनेस? पैक्टिनेस एंड प्रोटीएस टू क्लियरिफाई बोतल जूस। पैक्टिनेस क्या काम करेगा? बोतल जूस को क्लियर करेगा। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज इज यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयल एंड स्ट्रेन फ्रॉम लॉन्ड्री। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है ब्लड वेसल में जो क्लॉट हो जाता है उसको रप्चर करेगा।
streptokinase is used as a clot buster. Okay. Now next is cyclosporin A. तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है? इम्यूनो सप्रेसिव है। तो आप बोलोगे सर इम्यून सिस्टम को क्यों सप्रेस करना है भाई हमें? इम्यूनो सप्रेसिव उस टाइम है, हम उस टाइम साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं जब मान लो कोई ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट करना हो, और अगर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, जैसे मान लो किसी और का ऑर्गन, किसी और का दिल, तुम्हारी एक्स का दिल तुम्हारे दिल में लगा रहा हूँ, तुम्हारा दिल हटा के, तो जब मैं वहां पे लगा रहा हूँ तो तुम्हारी बॉडी में अलग एंटीबॉडी थी, एक्स के अलग जहर था, तो वो जो है इम्यून सिस्टम को आपके में सप्रेस करूंगा ताकि वो उसके खिलाफ ना जाए, जो भी मैं आपको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यून को सप्रेस कर देगा एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हम प्रेफर करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, एंड साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्म पोलीस्पोरम। ओके, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्रॉम प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, वैसे ही साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस फ्रॉम ट्राइकोडर्मन पोलीस्पोरम। एंड लास्ट इज स्टैटिन। स्टैटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट। स्टैटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, और इसका एग्जांपल है, जैसे ये स्टैटिन किसमें रिलीज होता है, इसका एग्जांपल है मोनोस्कस परफिडस। ओके, तो ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेज से आपको नीट में 2-3 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे, कुछ भी मत पढ़ो, ये पढ़ लो, इसी से पास हो जाओ। ठीक है, यही आता है एस्परगिलन नाइगर एसिडिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिडाई एसिडिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिड लैक्टिक एसिड, लाइपेज क्लीनिंग बोतल जूस, पेक्टिनेस लाइपेज यूज्ड इन अ डिटर्जेंट, पेक्टिनेस क्लीनिंग बोतल जूस, streptokinase used as a clot buster, cyclosporin A is used as an immunosuppressing agent at the time of organ transplantation, and last is statin produced by Monoscus perfidus. It maintains blood cholesterol level. नाउ नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप सभी जानते हैं। देखो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है इंजेक्शन से डर, ये इंजेक्शन मैं कह रहा मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन, मतलब मैं वैक्सीन नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस आपको बीमार कर रहा है, उसी को पकड़ते हैं हम। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है, तो ये मान लो ये है कोरोना का वायरस, ठीक है, अब ये किसी की बॉडी में जाएगा तो उसे अफेक्ट करेगा, तो इसी को हम पकड़ेंगे और इसी को मार कूट के जैसे तैसे इसको इनएक्टिव बनाएंगे, या इसको इतना कमजोर बना देंगे कि ये कुछ भी नहीं कर पाए, लंगड़ा लूला सब बना देंगे, अंधा वेरा सब, इसको कुछ भी नहीं कर पाएगी। या तो इसको इनएक्टिव कर देंगे पूरे, या इसको ऐसा बना देंगे कि ये जो है कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है, ऐसा वायरस जो कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसको इनएक्टिव करके रख दिया। अब उसे हम यूज लेते हैं और हम पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं इस इनएक्टिव वायरस को। अब आप बोलोगे सर वायरस को ही इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में क्यों डाल रहे हैं, ये कौन सी वैक्सीन हो गई? अब ध्यान से सुनना, जैसे ही वायरस मैंने लिया और तुम्हारी बॉडी में डाला, वो भी खत्म वायरस के, यहाँ कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी हिम्मत खत्म हो गई, थक चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। वो वाला वायरस मैंने कमजोर करके इनएक्टिव फॉर्म करके आपकी बॉडी में डाला। आपकी बॉडी उस वायरस को देखते ही क्या बोलेगी, अरे फॉरेन पार्टिकल है, एंटीबॉडी बनाओ भाई, तो सारे एंटीबॉडी बनाना शुरू, सब गन लोड करने लग जाएंगे, फटाफट की एंटीबॉडी बनाओ, कोई फॉरेन पार्टिकल है, और वो आसानी से मार देंगे इसको। तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी, उस टाइम एंटीबॉडी आ जाएगी। और अगर गलती से सही कोरोना वाला मिल गया और हमें कोरोना हो गया, तो हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी रहेगी उसके खिलाफ लड़ने की, ठीक है, और हम अच्छे से लड़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। तो वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो देखो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, क्या लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। Sewage treatment plant are used for treatment of wastewater before it is discharged into body. हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं इससे पहले कि हम उन्हें बहा दें, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी, ठीक। द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस occurs in 3 phases। जो वाटर ट्रीटमेंट है उसकी 3 फेजेस में प्रोसेस पूरी होती है। पहली प्राइमरी ट्रीटमेंट, हम कहेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट। Filtration and sedimentation of sewage takes place to remove any sand, grit, and other floating like pebble. After this step, fluid obtained is known as primary sludge. इसे ध्यान से सुनना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं।
जैसे मान लो ये हमारा वाटर डिस्चार्ज। अब इस वाटर डिस्चार्ज में कई तरह के पार्टिकल होंगे, ठीक है, कुछ सॉलिड पार्टिकल तरह से, ठीक है, कुछ सैंड पार्टिकल, कुछ ग्रिटी पार्टिकल, ठीक। तो अब मैं इसका क्या करूंगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट करूंगा। पीटी मतलब प्राइमरी इसका मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो जब मैं इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करूंगा, मुझे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर मैं दो स्टेप करवा रहा हूँ। एक तो हमारा करवा रहा हूँ फिल्ट्रेशन, एक करा रहा हूँ सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन मतलब इसको छानूंगा, सेडिमेंटेशन करूंगा। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद यहाँ पर जो मेरे पास बच जाएगा, दो प्रोसेस के पास फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन, एफ है वो नहीं पड़ा। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के बाद यहाँ पे जो बचेगा वो होगा मेरे पास सिर्फ लिक्विड लिक्विड। ओके, और इस प्रोसेस को मैं कहूंगा, अब ये जो बन के आया इसको मैं कहूंगा प्राइमरी स्लज। तो हुआ क्या, देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एक ऐसा प्लांट है जहां पर हम वाटर को, वेस्ट वाटर को बाहर जाने से पहले सही कर रहे हैं, ठीक है। अब वो तीन फेजेस में होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है जिसमें सैंड पार्टिकल, ग्रिटी पार्टिकल, पेबल्स वगैरह सब कुछ है, उसका मैं फिल्ट्रेशन करूंगा, सेडिमेंटेशन करूंगा। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब मैं फिल्ट्रेशन करूंगा, सेडिमेंटेशन करूंगा, तो जो मेरे पास बच के आएगा उसको मैं कहूंगा प्राइमरी स्लज। ये आया मेरे पास बच के, इसको मैं कहूंगा प्राइमरी स्लज। और ये सिर्फ लिक्विड लिक्विड। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अभी तक अपने पास बन गया प्राइमरी स्लज जो कि लिक्विड लिक्विड है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, पर मैंने इसका कराया फिल्ट्रेशन, मैंने इसका कराया सेडिमेंटेशन, तो मेरे पास बन गया प्राइमरी स्लज। ओके, इसका कलर चेंज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्लियर है हमें। नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इक्वल टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी को तो हमने फिजिकल बोला, पर सेकेंडरी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, द फ्लूइड इज एजिटेटेड इन लार्ज एरेशन टैंक, हियर ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स occur that reduce the BOD of water। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वो हमारे पास था प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज बना था हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद। इस प्राइमरी स्लज को हमने बड़े बड़े एरेशन टैंक में डाला, जैसे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं एरेशन टैंक, इसमें हमने इस प्राइमरी स्लज को डाला, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कराया, एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ करवाया। तो अगर एरोबिक माइक्रोब की ग्रोथ होगी तो बीओडी जो है रिड्यूस होगी पानी की। देखो यहाँ पे हमने क्या कराया, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ करें। और अगर एरोबिक है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर एरोबिक माइक्रोब्स हैं तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गई तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे बढ़ रही है, क्योंकि हमने एरोबिक माइक्रोब्स का यूज किया। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन माइक्रोब्स का यूज किया तो ऑक्सीजन बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो बीओडी कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड कम होगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत सारी हो गई। आफ्टर दिस effluent is allowed to settle and the sedimentation collected is known as activated sludge. Activated sludge is digested aerobic helps digester to produce bile। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेडिमेंटेशन बनेगा, जो एक बार रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, उसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम जो वेस्ट वाटर है, सैंड वगैरह और पेबल्स वगैरह और क्रीट वगैरह सब कुछ है, उसका हमने फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया। फिल्ट्रेशन जो मतलब क्या था, लिक्विड, उसको इस प्राइमरी स्लज को हम बड़े बड़े एरेशन टैंक में डालते हैं, डालते हैं। और जैसे मैं एरोबिक माइक्रोब्स डालूंगा वहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, मतलब डिमांड कम हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वहाँ पर क्या होगा, बेस में सेडिमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेडिमेंट को हम कलेक्ट करेंगे, और उस सेडिमेंट को जिसको हमने कलेक्ट किया है उसको हम कहते हैं स्लज। ओके, दिस एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्ट। अब यहाँ से जो मैंने बेसमेंट से कलेक्ट किया था, यहाँ पे जो मैंने से कलेक्ट किया उसको मैं कह रहा हूँ एक्टिवेटेड। और इस एक्टिवेटेड स्लज को मैं एनाएरोबिक वाले में डालूंगा। पहले एरोबिक डाले थे, अब एनाएरोबिक बैक्टीरिया में क्या डालूंगा, मैं एक्टिवेटेड स्लज डालूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्ट, ओके, टू प्रोड्यूस बायोगैस। और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगी, बायोगैस मिलेगी। A small part of activated sludge is sent back to the aeration tank to act as an inoculum। और कुछ स्मॉल पार्ट में रख भी लूंगा ताकि मैं वापस पुराने टैंक में डाल। तो अभी तक आपको सारी प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए।
नाउ टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या है, इसको हम कहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पर फाइनल हम प्यूरिफिकेशन करते हैं पानी का। ठीक है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट से, जैसे हमने ओजोन से रिएक्शन करवा दी, पानी क्लोरीन डाल दिया, तो इनसे क्या होगा, यहाँ पर जो है पानी जो है पीने योग्य हो जाएगा और प्यूरिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्ट वाटर का हमने ट्रीटमेंट कर। नाउ नेक्स्ट इज, आपको यहाँ पे बता रखा है देखो, पाइप्स टैंक वेंट टू ट्रीटमेंट सेंटर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यहाँ पे सेकेंडरी है, फिर यहाँ पे फाइनल है, और जो फाइनल ट्रीटमेंट के बाद जब हमने पास करा दी, क्लोराइड व्लोराइड डाल दिया, तो उस फिल्टर्ड पानी को हमने रिवर में डाला, और ये रिवर से भाप बन के उड़ेगा, क्लाउड बनेगा, और ये चलती रहेगी सर। ठीक है, नाउ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसी से क्वेश्चन आता है, इसी से आता है मेनली, इसी से। ठीक है, तो माइक्रोब जो है बायोगैस का प्रोडक्शन, आपको वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, माइक्रोब जो है बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, आता हूँ मैं। ओके, द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लाइक मेथेनोजन ऑन एक्टिवेटेड स्लैश प्रोड्यूस बायोगैस। देखो, हमने एक्टिवेटेड स्लज कहाँ पे पढ़ा था, सबसे पहली बात तो मेरे को ये बता, हमने देखा था ना, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा था, वेस्ट वाटर था, उसमें ग्रेटी पार्टिकल थे, उसको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से अलग करके हमने बनाया था, क्या क्या बनाया था हमने, देखो यहाँ पर हमने बनाया था प्राइमरी स्लज। उस प्राइमरी स्लज को हमने क्या करा था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाला था, और उसके बाद जो सेडिमेंट में बचा था वो था एक्टिवेटेड स्लज। अब उस एक्टिवेटेड स्लज को मैंने क्या कराया, मेथनोजन से अटैक कराया, ये है मेरे पास एक्टिवेटेड स्लज है, वेट एक्टिवेटेड स्लज है। ओके, इस एक्टिवेटेड स्लज के ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया, कौन से बैक्टीरिया ने, कौन से बैक्टीरिया ने किया, मेथनोजन ने। ओके, मेथनोजन नाम से पता लग रहा मीथेन का प्रोडक्शन, CH4 का प्रोडक्शन करने वाली मेथनोजन। इट इज प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ मीथेन along with H2S and CO2। ये जो है प्रीडोमिनेंटली किससे बना है, मीथेन, H2S, CO2। Methanogen are found in gut of ruminant and help in production of methane from the dung of the animal। जो एनिमल का डंग होता है, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको यूज करके मेथनॉल जो है, मेथनोजन जो है, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, फिर जब आप एक्टिवेटेड स्लज बता दो, उसके बाद आपको मेथनोजन का टेक करना है, फिर आपको बोलना है मेथनोजन नाम से पता लगा मीथेन का प्रोडक्शन करने वाला, फिर आपको बताना है कि मेथनोजन जो है मिलते हैं गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल, मेथनोजन मीथेन करते हैं, और मेथनोजन जो है डंग का भी यूज करते हैं, जो एनिमल का डंग होता है उसका भी यूज करते हैं, मीथेन करते हैं। जो बायोगैस है उसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। इट इज यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन विलेज हाउस होल्ड। जो विलेज में जो घर वगैरह है ना, गाँव में आज भी बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी यूज बन, ठीक है, यूज होती है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड KVIC, खाड़ी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KYC नहीं है, KVIC, ठीक है, are two name associated with the developing technology। तो एक तो ICAR, एक KVIC, एसोसिएटेड है बायोगैस के प्रोडक्शन से। बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोगैस में एक्टिवेटेड स्लज लेते हैं, एक्टिवेटेड स्लज हमें कहाँ से मिलता है आपको बताना है, मेथनोजन का टेक कराते हैं, मेथनोजन है रोमिनेटिक गट, ठीक है, रोमिनेटिक एनिमल में गट में, और मीथेन का प्रोडक्शन कराते हैं। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं, और आज भी कई सारे बायोगैस गोबर गैस से इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये सारी बातें आपको बताएं, यहाँ पे बता रखा है किस तरह से। देखो, ये जो आपका जो भी घर का वेस्ट मटेरियल है, डंग वगैरह है, गोबर है, यहाँ से आपको डाल के बता रखा है, आपको यहाँ पे ये, ठीक है, डालने के बाद इनलेट पाइप से ये अंदर जा रहा है, यहाँ पर ये डाइजेस्टर है, और ये है इफ्लेंट मतलब स्लज, जो कि आउटलेट पाइप है। यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का, और इस गैस को हम यूज, इसी को हम बोल रहे हैं बायोगैस। बायोगैस में होता क्या है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस हम डाल रहे हैं, डाइजेस्टर लगा हुआ है, वो डाइजेस्टर करके मीथेन और CO2 का प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कई तरह के माइक्रोब्स बता रखे हैं जो कि बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो टू अवॉइड द हैजार्डस इफेक्ट ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड,
द नीड टू शिफ्ट बायो कंट्रोल एजेंट। अब देखो पहले क्या होता था, जैसे कुछ प्लांट पे कोई इन्फेक्शन लग गया, मान लो ये प्लांट है, तो मान लो ये प्लांट, उस पर अगर कोई इन्फेक्शन लग गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन लग गया हो, तो हम पेस्टिसाइड डालते थे। ये पेस्टिसाइड से ये बैक्टीरिया तो किल हो जाते, ठीक है, ये प्लांट भी वहाँ पे नॉर्मल हो जाता। पर ये पेस्टिसाइड जो है हमें कैंसर को कर सकते थे, तो हमें इन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जगह अब हम यूज करते हैं, अब हम बढ़ चुके हैं आगे बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट की, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट। ना तो पेस्ट आन देगा ना इंसेक्ट आन देगा, ठीक है। बायो कंट्रोल क्या होता है, देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ। जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी है जो मुझे कंट्रोल करती है, ठीक है। पहले मैं किसी की नहीं सुनता, ठीक है, और अब जो है मेरी मम्मी मेरे को कंट्रोल करती है, तो मेरा लिए बायो कंट्रोल कौन हुआ, मेरी मम्मी, जो मुझे कंट्रोल कर लेती है, मुझे हटा सकती है, मुझे बिठा सकती है, ठीक है। तो मेरा बायो कंट्रोल हुआ मेरी मम्मी। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया है, उनके लिए हमने बायो कंट्रोलिंग एजेंट देख लिए कि हाँ ये एजेंट जो है बैक्टीरिया हटा देगा, बात खत्म। बस ऐसे ही एजेंट है, ना किसी पेस्टिसाइड की ना किसी इंसेक्टिसाइड की छिड़काव की जरूरत है, बड़े आसानी से हट रहे हैं। Bacteria Bacillus thuringiensis is used as a biocontrol agent to control the spread of caterpillar insect and larva। होता क्या था, कैटरपिलर जो है काफी ज्यादा हो जाते थे पौधों पर, के लार्वा हो जाते थे, तो हमने यूज किया बेसिलस thuringiensis, और इसने क्या किया, वो हटा ही दिया, ठीक है, उनको किल ही कर दिया। तो Bacillus thuringiensis is used as a biocontrolling agent to control the spread of caterpillar and insect larvae। A gene for Bt toxin has been inserted into the some plant to protect them from insect pests। Okay, देखो नीचे लिखा हुआ है फंगस ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड टू कंट्रोल सर्वर प्लांट पैथोजन, बैक्यूलोवायरसेस अटैक आर्थ्रोपोड पेस्ट। तो हम माइक्रोब्स का यूज करके हमारे ही प्लांट को बचा रहे हैं, और अगर हमारे ही प्लांट बचेंगे तो फायदे की बात। नाउ माइक्रोब्स इज बायो फर्टिलाइजर्स। Chemical fertilizers have greatly contributed to soil pollution. This arose the need take under as biofertilizer, that is the use of living organisms to enrich the soil। राइजोबियम की बात कर लूं, तो देखो राइजोबियम के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ, सोइल है ये हमारी, तो सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं माइक्रो। फर्टिलिटी मतलब उनका उपजाऊपन। जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम जो है ग्रो करता है रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम एंड enhance the NO2 and content of soil, thus growing legume in rotation with other crops improve growth। राइजोबियम क्या करता है, सोइल से न्यूट्रिशन लेके हमारी लेग्यूम्स को देता है, रूट नोड्यूल्स को देता है कि भैया तुम ग्रो करो। तो राइजोबियम हमारे लिए बढ़िया है, बढ़िया वो है माइक्रो। एक और है एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ये फ्री लिविंग है मतलब घूमते रहते हो नाइट्रोजन। एक और है माइकोराइजा, ये ऐसा फंजाई है जो कि हायर प्लांट से एसोसिएटेड है, ठीक है, और फोस्फेट यूटिलाइजेशन करता है ये सोइल से। जैसे मान लो ये बड़ा सा प्लांट है और नीचे लग रहा है ये मेरा थंब है माइकोराइजा, ये बड़ा सा प्लांट है, ये क्या है, ये जो थंब है ये है माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या करता है, सोइल से क्या लेगा, फोस्फेट लेगा और प्लांट को देगा। ये प्लांट है, ये माइकोराइजा किससे अटैच है, प्लांट से अटैच। ये माइकोराइजा क्या करेगा, सोइल से फोस्फेट लेगा और प्लांट को देगा, हमारे लिए तो फायदा ही है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ साइनोबैक्टीरिया है, वो भी बायो फर्टिलाइजर है, कुछ फ्री लिविंग है नोस्टॉक, कुछ जोड़े में है सेना बिना, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है नोस्टॉक, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है कि नोस्टॉक का डायग्राम। तो ये है म्यूसिलेजिनस शीट, ये है इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट, ये है एल्केनाइड्स, यहाँ पे है सेंटोप्लाज्म, कोमोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल। ये नोस्टॉक का डायग्राम। तो ये था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने देखे एनसीईआरटी के डायग्राम, माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स बायो कंट्रोल, ये हमने देखा गोबर गैस का इंट्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, सीवेज ट्रीटमेंट होती क्या है, वैक्सीन क्या होती है, एंटीबायोटिक, और ये पेज पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, इस स्लाइड की हर लाइन से क्वेश्चन। अब चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फर्मेंटर, सारे माइक्रोब्स का यूज, सही, फर्मेंटर, माइक्रोराइजा, पेस्ट, सीवेज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ डायग्राम, माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन और माइक्रोब्स। चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खत्म। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आप एक बार कमेंट
आ सकते हैं अगर आपको कोई तो आप टेलीग्राम विजिट किए, वेबसाइट विजिट किए, करेगा। बने रहिए एजुग्रोन के साथ, बने रहिए शुभम गुप्ता के साथ, एसजी सर के साथ। आई होप जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, टाटा।